सोनम रघुवंशी मेघालय पुलिस के सामने अपने आप को मेंटली इल साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अंग्रेजी शब्द है मेंटली इल। इसमें साफ तौर पर जो सोनम रघुवंशी है अपने आप को पागल दिखाना चाहती है और इस पागलपन की हद को पार कर कर किसी भी तरीके से पुलिस वालों को मना रही है कि वो मान लें कि वो पागल है। बकायदा मेघालय पुलिस ने एक मेंटली अस्पताल से डॉक्टरों को बुलाकर इसका इलाज भी करवाया, टेस्ट करवाने की कोशिश भी की, जहां पर सोनम का जो टेस्ट है वो उसमें कहीं से भी मेंटली इल तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन अंदर की कहानी जो बेबाक तरीके से जो षड्यंत्र रच रही है सोनम 25 साल की, उसमें किस तरीके से उसकी भाई का भी नाम उसमें सामने आ रहा है, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आ रहे थे उससे कुछ दिन पहले, कुछ मिनटों पहले एसपी शिलोंग के उन्होंने बकायदा कैमरा पर्सन के सामने आकर बहुत सारी कहानियां बताई हैं। बताया गया है कि जिस तरीके से जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए सोनम को ले जाया गया उस क्राइम सीन वाली जगह पर, तब सोनम ने कहा कि एक दाव का नहीं बल्कि दो दाव का इस्तेमाल हुआ है। दाव वही चीज है, तलवार नुमा चीज, जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। अब हत्या किस तरीके से की जाती है, जहां पर जो तीनों कातिल थे बारी बारी से एक दायां हाथ एक बायां हाथ पकड़ते थे और इंतजार करते थे सोनम के इशारे का, जिसके बाद वो उस पर वार करेंगे। तीनों कातिलों ने बारी बारी से राजा रघुवंशी पर दाव से हमला किया और जब खून फपक कर बाहर आ रहा था सोनम चिल्लाना शुरू कर देती है, 4-5 कदम पीछे चली जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से पागल हो रही थी। उसे लग रहा था जो कांटा है, जो राज कुशवाहा उसके बीच में जो कांटा था, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसके बाद जब तीनों कातिल बराबर तरीके से मार देते हैं दाव से, इसके बाद तीनों कातिल उस लाश को उठाकर नीचे फेंक देते हैं। मतलब राजा रघुवंशी की जो लाश थी उसी की बीवी के सामने जो तीनों कातिल नीचे फेंक देते हैं। लेकिन इस कहानी में बहुत ज्यादा दाव पेच इस तरीके से है कि जो दाव था, जो हथियार थे, तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन दूसरे दाव की भी जो खोजबीन की जा रही है। लेकिन अंदर की बात, जिस तरीके से मेघालय पुलिस पर तमाम तरीके से सवाल उठे कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आज हम आपको मेघालय पुलिस की उन बारीकियों से अवगत करवाएंगे जिसमें आप पहली बार जानेंगे कि किस तरीके से बीच जंगल में हुए हत्याकांड को लेकर, जहां पर किसी ने कुछ नहीं देखा, बावजूद इसके मेघालय पुलिस किस तरीके से सोनम तक पहुंच जाती। बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन है और इस इन्वेस्टिगेशन की पीछे की कहानी किस तरीके से, कौन कौन सी चीजें थी, यहां पर किसी इंसान ने मदद नहीं की है बल्कि मशीनों ने, और किस तरीके से आपकी जेब में रखे फोन से पता लगाया गया कि सोनम ही असली कातिल है और कातिलों का साथ दे रही है। बिल्कुल बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन है। हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट है जो आज हम आपके साथ साझा करेंगे और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे कि पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है और इस इन्वेस्टिगेशन को हेराफेरी करने के लिए सोनम क्यों षड्यंत्र रच रही है कि वो पागल है, उसे पागल घोषित कर दिया जाए। क्या ये बचने की कोशिश है, क्योंकि अगर पागल घोषित हो जाएगी तो उसकी सजा कम हो जाएगी और इस कोशिश में वो शायद कामयाब भी हो जाए। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। One of our personnel from the Fire and Emergency Services as Raja to replay the role of Raja. We have ascertained what was the position just before the murder, who was standing where, and how the blow took place. So 3 blows took place. The first blow was by Vishal, alias Vicky. The second blow was by Anand, and the last blow was by Akash. In our interrogation, we have ascertained that there is one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. तो देखिए, सोनम जिस तरीके से अपने आप को मेंटली इल साबित करने पर तुली है, उसके पीछे राजा के परिवार का कहना है कि उसमें उसका साथ कोई और नहीं बल्कि सोनम का ही भाई गोविंद दे रहा है। वही गोविंद जो राजा के परिवार के साथ खड़ा है, वही गोविंद जो बार बार कह रहा है कि अगर उसकी बहन ने ऐसा गुनाह किया है तो उसे फांसी दे दो। उसी गोविंद के बारे में ये चीज़ें कही जा रही हैं। दरअसल राजा रघुवंशी के जो भाई हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सोनम का जिस तरह से काला चिट्ठा सामने आया है, ऐसे में उसके परिवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए, भाई गोविंद का नार्को टेस्ट होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि जो गोविंद है वो क्या कोई सेफ गेम खेल रहा है। क्योंकि जो गोविंद है, अब उन्हें पता है कि उनके परिवार का बहिष्कार हो सकता है, उनकी बहन ने किस तरीके से एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। तो ऐसे में क्या वो अपने परिवार की छवि साफ दिखाने के लिए राजा के परिवार के साथ खड़े हैं? क्योंकि जो
राजा रघुवंशी हैं, उनके जो भाई हैं विपिन, उन्होंने बोला कि भाई की 13वीं में हमने गोविंद को नहीं बुलाया था, उनके परिवार को नहीं बुलाया था, लेकिन वो आ गए, बिन बुलाए मेहमान थे, लेकिन हमने उनका स्वागत किया। पर यहाँ पर वो कई सारे सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, एक घर की बेटी जिसकी शादी हुई और उसके बाद जब वो हनीमून पर जाती है, उसके अकाउंट में 20 लाख की ट्रांजैक्शन की जाती है, तो परिवार ने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? परिवार ने ये क्यों नहीं बोला कि बेटा तुम्हें इतने रुपयों की क्या ज़रूरत है? इसके अलावा जो सोनम है, वो जो अकाउंट चला रही थी जिसमें पैसे डाले गए, उससे उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, बल्कि उनके कंपनी का जो एक ट्रांजैक्शन का अकाउंट था, जिसे बताया जा रहा है किसी जितेंद्र के नाम से है, तो उस अकाउंट से जब ट्रांजैक्शन हो रही थी उनकी कंपनी के, तो उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? उन्होंने पता लगाने की कोशिश नहीं की। विपिन का साफ तौर पे कहना है, यानी राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि जो सोनम अगर उस अकाउंट से पैसे निकाल रही थी, और जब सोनम और राजा गायब हो गए थे और इनके फैमिली अकाउंट से पैसे जा रहे थे, एटीएम से निकल रहे थे, कैसे भी खर्च हो रहे थे, तो इन्होंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसे में जो गोविंद है, उनका ये कहना है कि उस वक्त वो सोनम और राजा को ढूंढने में लगे थे, उन चीज़ों में उनका ध्यान नहीं गया, और ये सारी चीज़ें वो पुलिस को बताना भी भूल गए। तो परिवार साफ तौर पे मान रहा है राजा का कि जो फैमिली है सोनम की, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका कहना है कि सोनम की शादी ज़बरदस्ती कराई गई। वो लोग जानते थे कि सोनम का किसी के साथ अफेयर है, और उन्होंने ज़बरदस्ती सोनम को हमारे माथे मर दिया, हमारे भाई से उसकी शादी करा दी, और जब उसकी हत्या हो गई तो ढोंग करने लगे। और इसके बाद भी उन्होंने पुलिस को कोई अपडेट नहीं दी, उन्होंने पुलिस को नहीं बताया कि उतने कैश जो हैं, जो पैसे हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे, वो कितनी ज्वेलरी लेके गई है, ये कोई भी डिटेल पुलिस को नहीं दी गई। यहाँ तक कि विपिन ने यह कहा कि गोविंद चाहता था कि जब मीडिया में सारी चीज़ें आई तो उस केस को मोड़ दे, इस केस को ऐसा दिखा दे कि ये लव ट्रायंगल नहीं है, वो किसी राज कुशवाहा से प्यार नहीं करती, वो तो पागल है, मेंटली इल है, मेरी बहन थोड़ी गुस्सैल है, इन चीज़ों में वो दिमागी जो उसका संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। तो ऐसे में गोविंद पर भी अब कई तरीके के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। तो गोविंद पर तो सवाल उठे, लेकिन ऐसे ही तमाम तरीके के सवाल उठे थे मेघालय पुलिस पर। लेकिन जहां मेघालय पुलिस पर ये सवाल उठ रहे थे, जो परिवारजन थे वो बार बार कह रहे थे कि पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन नहीं चला रही, पुलिस जो है एफआईआर नहीं लिख रही, पुलिस हमारी बात नहीं समझ रही, उनकी जो बहू है उनके घर की, क्योंकि विपिन ने कहा था कि हमारी जो बहू है सोनम, उसे बांग्लादेश लेकर चले गए, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने मीडिया में भी कही थी। तो ऐसे में जो पुलिस थी वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। मेघालय पुलिस को जब 2 जून को लाश मिलती है, उससे पहले से पुलिस ने कुछ टेक्निक्स के जरिए पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर ये केस है क्या। उन टेक्निक्स की आज बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे सोनम पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो जाल में फंसती गई। सबसे पहली बात है सीडीआर। जब सोनम और राजा गायब होते हैं और इसके बाद परिवारजन मेघालय पहुंचते हैं, वहाँ पुलिस से अपील करते हैं, तो सबसे पहले पुलिस को एक केस ऐसा ही लगता है कि कोई कपल है, वो गुम हो गया है, पहाड़ियों में खो गया है, शायद गिर गए हों, ऐसे में उन्हें ढूंढना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पुलिस जो है सीडीआर चेक करती है। सीडीआर आपको पता होगा, कॉल डेटा रिकॉर्ड होता है, जो भी फ़ोन पर जितने भी कॉल किए जाते हैं या उनसे जितने फ़ोन किसी और को किए जा रहे हैं, सबका जो एक खाका बन जाता है, एक डेटा बन जाता है उन नंबर्स का, उन चीज़ों का, कितनी देर की कॉल है, कितने मिनट की कॉल है, हर एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। अब उसमें पुलिस देखती है कि 16 से 23 मई तक 30 बार एक ही नंबर पर कॉल किया गया है, और किसके फ़ोन से? सोनम के फ़ोन से। ये पुलिस को पता लगता है, और पता लगता है कि राजा का जो फ़ोन नंबर है, जो परिवारजनों ने नंबर दिया था सोनम और राजा का, जब उनकी सीडीआर निकाली जाती है तो पता लगता है कि जो राजा है उसका फ़ोन उसके बाद से बंद है। 23 तारीख के बाद से राजा के फ़ोन से कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जो नंबर सोनम का था उससे लगातार हलचल हो रही थी। तो ऐसे में पुलिस का पहला शक ये गया कि राजा हो सकता है कहीं लॉस्ट हो गया, कहीं ऐसी जगह खो गया, या शायद वो मर गया। पहली बार पुलिस को खटका, लेकिन सोनम अभी जिंदा है। ये पहली बार था जब जो पुलिस है उनको थोड़ी चीज़ें जो है क्लियर हुई थी, लेकिन उन्हें परिवार से नहीं बताया था, वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसके बाद लाश मिल जाती है 2 जून को जब राजा की, तब पुलिस जो है टावर डंप भी करती है। टावर डंप करना का मतलब ये होता है कि उस एरिया में, यानी जिस जगह पर राजा की लाश मिली, उसके कुछ किलोमीटर के दायरे में कितने फ़ोन एक्टिव थे, कितने नेटवर्क थे, यानी कि किन किन टावर से वहाँ पर सिग्नल पहुँचाया गया, कितने फ़ोन वहाँ पर एक्टिव थे, इसका पता लगाया जाए। तो पुलिस को पता लगता है कि उस एरिया के अंदर सोनम और राजा का फ़ोन एक्टिव था। इसके अलावा कई और भी नंबर्स थे, पर वो उन लोगों से जब बात की जाती है वो सकुशल घर पर होते हैं, कुछ लोग मेघालय के ही होते हैं। तो ऐसे में 2 नंबर जो हैं पुलिस को खटकते हैं, वो दोनों नंबर राजा और सोनम के थे, उनका भी पता लगता है। लेकिन पता लगता है कि एक नंबर जो है वो डीएक्टिवेट है, एक
फ़ोन मोबाइल पर सिग्नल से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर अब सिग्नल नहीं जा रहा, पर एक फ़ोन पे अभी भी सिग्नल जा रहा है। तो पुलिस को वही वहाँ पर भी शक होता है कि राजा के ही फ़ोन पर नहीं जा रहा, सोनम के फ़ोन पर तो जा रहा है। दूसरा जो दिमाग था पुलिस का वो यहाँ खटकता है। अब आते हैं स्टेट वाइज मोबाइल नंबर सीरीज़ पर, यानी कि तीसरी टेक्निक जो है वो पुलिस इस्तेमाल करती है कि उस एरिया में किस किस राज्य के किस किस लोकल जगह के नंबर जो हैं वो एक्टिव हैं। सबसे पहले पुलिस ने निकाल ली कि भाई उन दोनों ने कितनी कॉल की, तो पता लगा सोनम ने एक ही जगह पर 30 बार कॉल की है। फिर सिग्नल्स निकाले गए। इसके बाद पुलिस पता लगाती है कि उतने एरिया में, यानी जहाँ स्कूटी मिली थी उस जगह से 25 किलोमीटर दूर जहाँ लाश मिली, उसके आसपास स्कूटी से लेकर जहाँ लाश मिलती है उसके दायरे में जो नंबर एक्टिव थे, जो नंबर थे, उनकी बहुत ज़्यादा लिस्ट आती है। अब उन लिस्ट में जो पुलिस है वो स्टेट वाइज सीरीज़ निकालती है, मतलब कि जैसे उत्तर प्रदेश के 4 नंबर हो गए, मेघालय के उन्हें मान लो 20 नंबर मिल गए, फिर उन्हें पता लगता है कि ये 4 नंबर MP के हैं, ये 30 नंबर मान लो गुजरात से आए हैं। तो ऐसे कई सारे नंबर्स थे जो पुलिस को पता लगता है। और उनकी सीरीज़ कैसे निकाली जाती है, तो दरअसल हर राज्य की अपनी एक फ़ोन की सीरीज़ होती है और जनरली लोगों को दी जाती है, जिसमें MPCG करके, जैसे कि 9893 जो है वो MP की सीरीज़ है। ज़्यादातर नंबर जो है वो उसकी शुरुआत यहीं से होगी 9893, फिर आगे कोई भी नंबर होगा। तो ऐसे में पुलिस को 2 नंबर मिलते हैं 9893 से, जो पता था कि राजा और सोनम के थे। लेकिन उसी 25 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को 3 नंबर और मिलते हैं जो भी मध्य प्रदेश के ही थे, यानी कि उनका जो सीरीज़ नंबर था वो 9893 यानी मैच कर रहा था। पुलिस को यहाँ पर भी डाउट होता है और पुलिस सोचती है कि हो ना हो ये लोग किसी ना किसी तरीके से राजा और सोनम से लिंक करते हैं। लेकिन उनका एक डाउट ये भी था कि ऐसे किसी पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता, ऐसे कोई भी चीज़ों को नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन जब राजा की लाश मिल गई तो पुलिस को ये तो डाउट हो गया था कि सोनम कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और सोनम जिंदा है। तो पुलिस को ये लगा कि हो सकता है वो लोग टूरिस्ट हों जिनके 3 लोगों के नंबर एक्टिव दिख रहे हैं और जो पता लग रहा है कि मध्य प्रदेश सीरीज़ के ही हैं, MPCG के ही हैं। लेकिन अगर वो इनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो उसका पता कैसे लगाया जाए, इसके लिए पुलिस जो है अब आगे की तफ्तीश करती है। जब उन्हें पता लगता है कि एक तो सोनम का नंबर मध्य प्रदेश का है, एक राजा का है और 3 और लोग का है, तो पुलिस अपनी जांच तेज करती है। अब पुलिस होम स्टे पहुंचती है, वहां पे उन्हें CCTV मिलता है, बैंक डिटेल निकालती है, GPS से ट्रैक करती है और तो और सोशल मीडिया फॉरेंसिक भी करती है। अब ये सोशल मीडिया फॉरेंसिक क्या होता है, GPS क्या होता है, CCTV के जरिए कैसे पुलिस को एक एक क्लू मिलता है, आप एक एक करके वो भी समझिए, तब आप समझेंगे कि मेघालय पुलिस ने किस तरीके से एक कातिल पत्नी को पकड़ा है। देखिए, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप कहें तो फ़ोन के अंदर जब आप मैप में जाकर जो चीज़ें ढूंढते हैं ना कि आप कौन सी जगह पर हैं, लोकेशन ऑन करके, बहुत ही ऐसी कोई हार्ड फैक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन मेघालय पुलिस इससे भी आगे थी। अगर मान लीजिए उसने अपने फ़ोन पर लोकेशन ऑन नहीं किया और तब भी ढूंढना हो तो कैसे ढूंढा जाए, इसके लिए सीधा सा जवाब है कि अगर आपके फ़ोन में जो फ़ोन का जो नेटवर्क है ना, अगर उसमें 1 या 2 डंडे भी आ रहे हैं, जो नेटवर्क के जो डंडे आते हैं, 1 या 2 डंडों से भी पता लगाया जा सकता है टावर की मदद से कि आपकी लोकेशन क्या है। जिस तरीके से आप पिक्चरों में देखते हैं, कहा जाता है कि बात करते रहिए, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके से अगर फोन में महज 1 या 2 डंडे भी हों तो 2 डंडे होना कंपलसरी है, 2 से ऊपर का डंडे होंगे तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है उस फोन की लोकेशन पता लगाना। अगर फोन लोकेशन मिल गया तो मालिक भी मिल ही जाएगा। लेकिन यहां पे इस जिस तरीके से जो सोनम है, जो तीनों जो साथी हैं, वो लगातार साथ साथ घूम रहे थे। जब पुलिस इनके बारे में जब चीजें खंगाल रही थी तो उन्हें समझ में आया कि ये तो चारों तरफ एक्टिव ही हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब क्योंकि फोन के जरिए, फोन पॉकेट में था और जहां जहां जिस रोड से जा रहे थे वहां पर उनकी फोन की लोकेशन मिल गई थी। अब बारी थी कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी थी, हमें सिर्फ और सिर्फ कागजों के जरिए पता लग रहा है कि ये फोन एक्टिव है। क्या हम कैमरों की मदद से जाकर चेक कर सकते हैं कि उस जगह पर थे या नहीं थे? फिर जिस इलाके में और जिस रोड सड़कों से ये गए थे और जिस समय गए थे उस समय के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, तब पता लगा कि सोनम तो कातिलों के साथ भाग रही है। वही कातिल जो पति को मारकर कहीं और चले गए हैं। और जिस तरीके से दावा किया गया था कि सोनम किडनैप हो गई है, सोनम किडनैप नहीं बल्कि सोनम एक ऑस्कर लेवल एक्टिंग और हॉलीवुड और बॉलीवुड हीरोइंस को फेल करने वाली एक ऐसी एक्टिंग कर रही है जिसमें हर तरीके से
फेल होने वाली थी, क्योंकि जो पुलिसिया जांच है ये किसी को अब तक नहीं बताया गया था, लेकिन पुलिस अंदर ही अंदर जांच करते हुए जा रही थी। अब पुलिस को लगा कि और ज्यादा अहम सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है, क्योंकि फोन से नाम तो पता लग गया था, फोन से उनकी सीसीटीवी फुटेज भी पता लग चुकी थी, फोन से उनका जीपीएस लोकेशन भी पता लग गया था, लेकिन साबित कैसे किया जाए। इसके बाद जो स्कूटर है, जो कहा गया था कि 25 किलोमीटर दूर खड़ी है, उसका जीपीएस पता लगाया गया कि ये स्कूटर किस जगह पर कहां पर खड़ा है, तो उस जीपीएस लोकेशन से स्कूटर तो मिल गया, मतलब स्कूटी जो मिल गई, जिस स्कूटी नीले रंग की जो स्कूटी थी वो तो मिल गई थी। अब बारी थी कि देखिए हमें फुटेज मिल चुका है, जिस रास्ते से आए गए हैं सब चीज मिल चुका है, अब बारी है जरा पता लगाया जाए कि दोनों फेसबुक इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे, इनके हाव भाव कैसे हैं। तो पता लगा कि जो सोनम है वो तो तस्वीरों डालने से भी झिझकती है। उसने अपने शादी होने के बाद कोई भी ऐसी तस्वीर ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम पर डाले, कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहती थी या राज कुशवाहा को ये बताना चाहती थी कि शादी से वो खुश नहीं है। और लेकिन वहीं पर जो पति देव हैं राजा रघुवंशी, वो लगातार फोटोज और वीडियोस स्टेटस के माध्यम से लगा भी रहे थे। और जिस तरीके से हमारे पास एक एक्सक्लूसिव तस्वीर थी जहां पर राजा रघुवंशी जो हैं वो कामाख्या देवी की मंदिर के सामने अकेले फोटो खिंचवा रहे हैं, तो वहां पर भी सोनम नजर नहीं है। सोनम ने कहा कि मैं आपकी तस्वीर ले लेती हूं, आप लगाना जरूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। अब कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया की जो फॉरेंसिक जांच की गई तो पता लगता है कि अक्सर जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज होती हैं या जो नई नई लड़कियां शादी करके जाती हैं, उनमें ये ज़्यादा रहता है कि भैया हम सोशल मीडिया में अपनी शादी वाले फोटोज दिखाएं, हमने किस तरीके का मेकअप किया है, कितना हम सजे हैं। ये सारी जो तस्वीरें हैं, ये हाव भाव जो पढ़ा जाता है उसमें कि लड़कियां सोशल मीडिया में ज़्यादा डालती हैं, लेकिन यहां पर तो केस ही उल्टा है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजा रघुवंशी डाल रहा है। पहली बार मेघालय पुलिस को लगा कि सोनम तो बहुत ज्यादा चालाक है, शायद वो शादी से खुश नहीं है। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्लू मिला वो था फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का। पैसे कौन खर्च कर रहा था इस ट्रिप के, तो पता लगा कि सोनम पैसे खर्च करी थी, सोनम ने ही टिकट बुक करवाए थे। तो सोनम ने टिकट बुक करवाया तो उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए था। जब सोनम की बैंक अकाउंट की डिटेल्स खंगाली गई तो पता लगा इसका जो अकाउंट है बिल्कुल साफ सुथरा, पिता की तरफ से 20 लाख रुपए अकाउंट के अंदर किसी एकदम ताजमहल के सज सवर के बैठे हुए थे, ना कोई नोट निकला था ना कोई नोट अंदर गया था। 20 लाख रुपए की इंटरेस्ट खा रही थी, लेकिन पैसे खर्च कैसे कर रही थी। तो जहां जहां उसने टिकट लिया उसकी बारीक डिटेल निकाली गई, ट्रांजैक्शन डिटेल निकाले गए, तो पता लगा कि सोनम अपने ही जिस कंपनी के लिए काम करती है उस कंपनी के परिवार का एक सदस्य है जितेंद्र रघुवंशी, जो कि उनकी मौसी का लड़का है, कजन है, दूर का भाई है, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत बड़ी है तो सोनम के पिता ने अपने परिवार वालों के नाम से कई बैंक खाते खुलवा रखे हैं, उसी में से एक जितेंद्र रघुवंशी के नाम से अकाउंट था और उसी का एटीएम कार्ड सोनम मैडम के पास था। और सोनम मैडम बड़ी चालाकी से इसका इस्तेमाल कर जानबूझकर ये दिखाना चाहती थी कि कहीं पर भी उसने ट्रांजैक्शन नहीं किया है, अगर पुलिस पकड़ने भी आएगी तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। और जिस तरीके से वनिता ने आपको शुरुआत में बताया, जब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है तो किसी ने शक जाहिर नहीं किया कि कंपनी के अकाउंट से अगर इतने पैसे निकाले जा रहे हैं, उसे ट्रैवल किया जा रहा है, तो कोई तो शक जाहिर करेगा, कोई पूछेगा तो सही। किसी ने पूछने की हिम्मत भी नहीं जाहिर की कि पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। अब यहां पर मेघालय पुलिस को सोचिए, यह आपको सुनने में कितना अजीब लग रहा होगा, जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, जब ये सब चीजें वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि सोनम तो बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है और इसका पूरे क्रम में उसकी जो भूमिका है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिस तरीके से जो पुलिस कार्रवाई होती है, जो ग्राउंड लेवल जो वर्किंग होती है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, ह्यूमन इंटेल होता है, उसमें होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी मिलता है जहां पे फोन लगातार चलाते हुए नजर आती है। कमरे के अंदर भी जब कमरे से बाहर जाती है तो लगातार फोन पर लगी हुई रहती है। और जिस वक्त लगातार जब से वो मेघालय में आई थी 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लगातार 30 कॉल किए गए अपने प्रेमी को सोनम के द्वारा।
कहां आप हनीमून मनाने आए थे, कहां आपको दुनिया से कट जाना चाहिए था और आपको अपने पति देव के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। लेकिन यहां पर जो सोनम है वो तो लगातार अपने प्यार को छोड़ ही नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है फेविक्विक से चिपक गई है और उसे छोड़ना ही नहीं चाहती है और इसीलिए वो लगातार कांटेक्ट में है। आप सोचिए, हमने आपको कितनी सारी चीजें बताई, तो इन सारे डॉट्स को एक एक कर कनेक्ट किया गया और फिर एक ढांचा बनाया गया कि देखो हमारे पास कातिल भी हैं, हमारे पास कॉन्स्पिरेटर्स भी हैं जिन्होंने इस पूरे प्लान को बनाया भी है। अब बारी है उनको धर दबोचने की। फिर बकायदा टीम भेजी जाती, इंदौर भेजी जाती, यूपी भेजी जाती है और सादी वर्दी में भेजी जाती है। उसके बाद तीनों चारों कातिलों को पकड़ा जाता है और सोनम डर के मारे सरेंडर कर देती है। तब मेघालय पुलिस आके बोलती है कि सरेंडर सब ढोंग है, क्योंकि हम पर्दे के पीछे से रहकर कार्रवाई कर रहे थे और सोनम को इसकी भनक लग चुकी थी और किसी छोटे बच्ची की तरह वो रोते हुए ये सामने आकर कह रही है कि मुझे किडनैप किया गया। तो सारी कहानी झूठ थी और सिर्फ ये स्वांग रचा गया था सोनम रघुवंशी के द्वारा और उसकी जो प्रेमी द्वारा। और ये पूरी जो स्क्रिप्टिंग थी, इस स्क्रिप्ट राइटर में जो डायरेक्टर था वो प्रेमी राज कुशवाहा था। उसके डायरेक्टर या कहीं स्क्रिप्ट राइटिंग में जो किरदार हीरोइन का था वो था किसका? सोनम रघुवंशी का। उसकी जो 3 दोस्त थे वो कहीं ना कहीं हीरो के जिस तरीके से दोस्त होते मदद करने पहुंचते हैं। और इस पूरी कहानी में जो राज कुशवाहा ने गढ़ी थी उसमें मेन विलन सिर्फ राजा रघुवंशी को बनाया गया था, जिसे रास्ते से हटाना था। तो इस एक्टिंग में, ऑस्कर लेवल एक्टिंग में, हॉलीवुड और बॉलीवुड हीरोइन को मात देने वाली जो सोनम रघुवंशी ने एक्टिंग की, उस पर पुलिसिया जब मुहर लगी तब जाकर पूरी दुनिया ने समझा कि 25 साल की लड़की जब प्लान बनाती, जब षड्यंत्र रचती है तो उसमें बड़े बड़े पानी पीने लगते हैं। और कहीं ना कहीं जब से ये पुलिस रिमांड के अंदर गए हैं, कई सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। क्राइम सीन की उनको लेके जाया गया है जहां पर उसने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया है। लेकिन चलते चलते आपको ये भी चीज बता दें कि जो लड़की की फैमिली है, राजा रघुवंशी की फैमिली है, उनका ये कहना है, बाकायदा कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं सामने, उनका ये कहना है कि लड़की के घर वालों ने कहा कि हमने 6 पंडितों से कुंडली दिखवाई है बेटे और बेटी की, जहां पर 6 के 6 पंडितों ने मुहर लगा दी है इस शादी को करने की। और तभी दोनों मांगलिक होने के बावजूद ये शादी हो रही है। तो परिवार का शक है, जो लड़की के परिवार का शक है कि शायद उनसे झूठ बोला गया, क्योंकि अगर लड़की की जो कुरुस्तानी है, जो कास्तानी है, वो हर किसी को पता है और परिवार को ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बावजूद इसके शादी जल्दबाजी में, शादी दबाव में और शादी इस तरीके से करवाई गई ताकि किसी सामने वाले को जान गंवाना पड़े। क्योंकि सोनम ने कहा था अपने परिवार से कि मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहना। वार्निंग देते हुए वो मंडप में अपने माथे पर सिंदूर लगवाती है राजा रघुवंशी के द्वारा। और कहीं ना कहीं जब उसके माथे पर सिंदूर लग रहा था, वो मन के अंदर ठान चुकी थी कि मुझे अपने पति को किस तरीके से महज 1 हफ्ते के अंदर मौत के घाट उतारना है। और जैसे ही शादी होती है वो प्लान काम करना शुरू कर देता है। तो फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे आप तक लाने के लिए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।